हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 हो गया है। और अगेन यूपीएससी ने जो अपनी लिगेसी है उसको मेंटेन किया। पेपर वाज ऑन डिफरेंट लाइंस, जो हर बार आता ही है। लेकिन बात ये नहीं है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर तो हर बार डिफरेंट आता है और आता ही रहेगा। बात ये कि आपने क्या पढ़ा है और कैसे आप उस पेपर को मैनेज करके आए हो। तो आज का जो डिस्कशन हमारा यही है कि हमने कैसे रेलिवेंट टॉपिक से फोकस किया था और उन एरिया से क्वेश्चन आए हैं। ये नहीं है कि आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आने चाहिए। कुछ एक लिमिटेड एरियाज होते हैं, उनको अगर आप ढंग से करते और पेपर को मैनेज करके आते तो आपकी कट ऑफ इसमें आराम से इजीली क्लियर हो सकती है। यही आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ काफी मेंटोर और हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आशीष सर, जिन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों को मेंटर किया है। दिनेश सर की जो पॉलिटी और हमारी पेपर 2 की फैकल्टी और मेंटर है। एंड आई धीरज सर, आईएफएस। तो सबसे पहले आशीष सर से स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का रिव्यू। सर प्लीज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और यूपीएससी अखाड़ा की टीम से मैं स्वागत करता हूं आपका और पूरे इंडिया के जो लोग हमें इस समय देख रहे हैं। हमने एक कमिटमेंट की थी आप लोगों से कि हम जो कहेंगे वो डिलीवर करेंगे, और हमने वो डिलीवर करके दिखाया है। ये बातें हर इंस्टीट्यूट करेगा, हर टीचर करेगा, लेकिन मैं आज आपको एक लाइव दिखाता हूं कि कैसे मैंने अपनी क्लासेस के दम पर बच्चों के रिजल्ट आए हैं। थोड़े ही दिनों में मैं बच्चों के टेस्टिमोनियल्स जो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं उनके वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन आज की क्लास जो है, आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे मेरी क्लास से डायरेक्ट, और मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन कहां से आए। मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं सिर्फ बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने क्लासेस में डिलीवर किया। और आप भी जो यूपीएससी अखाड़ा की टीम को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक यूपीएससी अखाड़ा का नाम नहीं सुना था, या जिन्होंने सुना था और सोच रहे थे कि एडमिशन लेंगे, वो मेरी वीडियो देख के अपने मन से सवाल करना। हमारी डिटर्मिनेशन, हम बहुत खुश हैं आज हमारे स्टूडेंट्स ने। आज पूरे इंडिया में जहां पूरे लोग कह रहे हैं पेपर पैटर्न डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर पेपर जैसे जिन लाइंस पे आपने बताया था वहां से उन लाइंस पे पेपर आया है। तो हमें पेपर को लेके हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, और हमें ये लगा कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और लगभग लगभग मेरे स्टूडेंट्स ने कीज मिलाई हैं, तो 70+ आंसर सही हैं उनके। मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको उसका लाइव डेमो देना चाहता हूं। आइए जानते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, जो है यूपीएससी अखाड़ा के बैनर के तहत। यूपीएससी अखाड़ा, देखो जैसा नाम है, द बैटल बेगिंस। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के क्वेश्चन पर बेटिम हमारी क्लास के अंदर से आए जैसे। लेकिन ये सब बातें ना, आप सब लोग परेशान हो चुके हैं कि भाई ये कोचिंग भी बोल रहा है, वो कोचिंग भी बोल रहा है। वी आर नॉट कोचिंग, दिस इज अंडर द बैनर ऑफ विनय यादव, who has the track record of giving 10 mains, 5 UPSC mains. So he developed a scientific ability. उसने सोचा भाई कि मेरा हर बार क्यों होता है, मेरे में स्पेशल क्या है। उसने कहा मेरे में कोई स्पेशल नहीं है, मगर मेरी स्ट्रैटेजी स्पेशल है। और उसी स्ट्रैटेजी, उसी विजन के तहत हम लोग यूपीएससी अखाड़ा में जुड़े, और हम उसके साथ आज बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और क्या चीज है जो हमारे स्टूडेंट्स को आप सबसे डिफ्रेंशिएट कराती है। हमारे स्टूडेंट्स ने कोई बकवास, कोई 365, कोई क्रैश कोर्स नहीं किया कि भाई क्रैश कोर्स का नाम ही क्रैश है, आदमी लेगा क्रैश हो जाएगा। तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1, हमने बेसिक्स पे फोकस किया। हिस्ट्री के लिए हमने तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी की। आप सभी बच्चे लिखते रहे सोर्सेज, जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया लेकिन नहीं हुआ या अगली बार देख रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने उनको इंपॉर्टेंट उनके टॉपिक्स बताए कि भाई पुहर जो आया है वो पोर्ट है, उसको आप ज्योग्राफिकली अंडरलाइन करें, और मैपिंग कराई हिस्ट्री के साथ। पूरे इंडिया में कोई नहीं कराता हिस्ट्री के साथ मैपिंग। हमने ओरिएंट, लॉन्गस्वैन और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को साथ साथ ओपन कराया। हमारे यहाँ पे कोई बड़े नाम नहीं है, कोई राजेंद्र प्लेस का कोई भी हमारे यहाँ पे गुण नहीं है कि भाई पैसे ले लिए बच्चे के और कोई डिलीवर नहीं किया। आप पैसे मत दो, आप हमारी मेहनत देखो, उसके बाद हमें ज्वाइन करो। हमने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराए, टॉपिक्स नहीं कराए। हमने ये ध्यान दिया कि बच्चों का एक जेन्युइन इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी, एक इंक्लिनेशन बने जो उनको दूसरे बच्चों से अलग बनाता है। यही हमारी कोचिंग की खास बात है कि हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही नहीं देते हैं, कंटेंट तो पूरा इंडिया दे रहा है,
लेकिन उनको ये भी बताते हैं पढ़ना कैसे है। उनके अंदर की एक नेचुरल जो इच्छा है लर्न करने की, कमिटमेंट की, डिसिप्लिन की, जैसे वो 10th क्लास तक पढ़ते थे, वो चीज हमने बच्चों के अंदर डाली है। हम बहुत ही छोटा ग्रुप है, कहना केजरीवाल का जी हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं। हमने जो कहा वो किया, और आज के दिन का मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार करता हूं। मेरे इस बेसब्री का कारण ये है क्योंकि जब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इंटरनेट पे आजकल छपरी छाप यूट्यूबर बहुत हो गए हैं, क्या क्लासेस में भी बहुत छपरी छाप क्लासेस ले रहे हैं, और वो लोग बोलेंगे देखो जी ये पेपर ऐसे करना है, ये लॉजिक वो लॉजिक, कोई लॉजिक काम नहीं आता जी। एक चीज हमने जो अपने बच्चों को सिखाई थी कि वर्क हार्ड इन साइलेंस सो दैट यू कैन एंजॉय योर सक्सेस इन द पब्लिक, इन द लाइमलाइट। तो हमारे बच्चों ने हमारे साथ स्लोली, हमने कहीं एडवर्टाइज नहीं किया, बहुत स्लोली हमारे बच्चे काम करते रहे पिछले 1 साल से, और उसी का रिजल्ट है कि हमने ये क्वेश्चन, देखिए बच्चों, इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना। देखो जी ये क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये लास्ट ईयर भी आया है क्वेश्चन। लास्ट ईयर स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लास्ट ईयर की 2022 के प्रीलिम्स की, कि इंडिया के पास लार्जेस्ट नेट इरिगेटेड एरिया है, इंडिया के पास लार्जेस्ट नेट अरेबल एरिया है। आप हमारे बच्चों से पूछना मैंने उनको क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो ये कह रही है कि इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है चाइना के मुकाबले। नहीं, उल्टा है। प्रोडक्टिविटी होती है इनपुट आउटपुट रेशियो, तो इंडिया के केस में प्रोडक्टिविटी लो है, लेकिन ओवरऑल जो इतना लैंड हमारा लग रहा है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ज्यादा है। तो इसमें दो स्टेटमेंट ठीक हो जाती हैं। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिपीट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हमने अपने स्टूडेंट को बोला था जो प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट्स हैं उनको आप आराम से गूगल करो। हमने खुद गूगल के सैंपल्स उनको दिए हैं, तो ये क्वेश्चन हमारी क्लास के अंदर डिस्कशन से आया है। देन इस बार का अगर आप मेंस पेपर देखते हो तो उसमें आया था कि भाई क्या इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का 50% का टारगेट अचीव कर सकता है 2025 तक। उसी के तहत मैंने बच्चों को यह बताया था कि 57% जो बिजली भारत में बनती है वो कोल से बनती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, कोई भी बच्चा जब बेसिक बात समझेगा, यूरेनियम जो सिविलियन यूज के लिए होती है वो 20% तक एनरिच होना चाहिए, 20% से ज्यादा वो बॉम्ब बनाने के काम आती है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारा एक्सपीरियंस जो ये कहता है कि मेंस के क्वेश्चंस में से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, उस एक्सपीरियंस का बच्चों को फायदा मिला। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए जी, पहली स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है, अगर आपको पता होगा इन्विट्स क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें अगर हम पैसा डालते हैं वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल। अब एक बात बताओ, उन प्रोजेक्ट से अगर कुछ भी डिविडेंड मिलेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पैसा टैक्स फ्री है तो डिविडेंड भी टैक्स फ्री होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन था, इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि दे आर टैक्स एग्जम्प्ट। दूसरी स्टेटमेंट आई है नीति आयोग के न्यूज़पेपर आर्टिकल से। नीति आयोग में ये बात की गई थी कि इसको सरफेसी की बजाय आईबीसी में कन्वर्ट किया जाए। बच्चों याद करो मेरी क्लासेस, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एरिया के अराउंड जो भी चीज आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी ये क्लास देख रहे हैं उनके लिए आई ओपनर होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर 50-50 500 की संख्या में बैठ के कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि यूपीएससी का पैटर्न कैसे आ रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को घर पर बैठे, चाहे आप कश्मीर में हो चाहे आप कन्याकुमारी में हो, मेरी क्लासेस और यूपीएससी अखाड़ा के अंदर जो भी टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे आईएफएस हैं, धीरज कुमार, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने 10-10 साल मेंटरिंग की है, मिस्टर दिनेश कुमार और विनय सर जिन्होंने 10 मेंस लिखे हैं, आप उनके सहारे, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। जो दृष्टि है वो हमारी टीम की होगी और आपकी सृष्टि हमारे लोगों की दृष्टि ही बनाएगी। तो इस स्टेटमेंट के तहत स्टेटमेंट 2 ठीक हो जाता है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट, अरे मैंने कितनी बार बच्चों को बोला है कि वर्ल्ड में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट हाइक्स होता है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और क्यों करते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी? क्योंकि उनको लगता है कि जो
कंज्यूमर प्राइस जो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, उसको कम करा जा सके। तो पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो आंसर हो गया ए। नाउ का भाई इस क्वेश्चन को देखिए जरा बच्चों, आप 23 नंबर को, इसमें लिखा है कि कार्बन मार्केट्स जो है वो एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे क्लाइमेट चेंज फाइट किया जा सके। हाँ, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, बिल्कुल ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर को अलग से एक रिसोर्स देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा, स्टरलाइजेशन। कितने बच्चे हैं मेरे, मैंने क्लास में गला मेरा दुख जाता था बच्चों, और मैं बोलता था स्टरलाइजेशन इट इज अ पार्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस डन बाय आरबीआई व्हेनेवर देयर इज अ इनफ्लो ऑफ ह्यूज फॉरेक्स इन आवर इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। अरे भाई, कैपिटल मार्केट के दो पार्ट, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी में क्या क्या आता है बच्चों, जैसे कि शेयर मार्केट यानी ऑप्शन 4, और डेट में क्या आता है, बॉन्ड मार्केट। बाकी जो ये ऑप्शन नंबर 3 है, ट्रेजरी बिल और कॉल मनी, ये नहीं होंगे, ये मनी मार्केट का पार्ट है। अगर आप इसके पीछे लिखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें ही लिखा हुआ है मनी मार्केट। मनी मार्केट आर शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट्स आर लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट्स के अंदर दो चीजें आती हैं, डेट एंड इक्विटी। मैंने बच्चों को लिख लिख के बताया है कि डेट कर्ज होता है, इक्विटी खुद का पैसा होता है, पूंजी होती है। अरे क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें देखिए स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अब एक बात बताओ बच्चों, रीसेटलमेंट देखो, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, कितना मतलब हास्यास्पद क्वेश्चन है ये। resettlement of large number of people uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce। अरे भाई, वॉर की वजह से, मतलब वॉर अटपटा सा लग रहा है बात। दूसरा, मैनी फार्मर मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, मैनी मार्जिनल फार्मर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो जी, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर वो आती है। तो मैंने क्लास में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पढ़ाई थी, कोई भी बच्चा अगर किसी ने पढ़ा है तो थर्ड ऑप्शन को वो अपने आप गलत कर देता है। फोर्थ ऑप्शन में कंपनी एक्सटेंड कर रही है, अरे इसमें स्मॉल फार्मर का तो बात ही नहीं आया। बी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आंसर बी हो जाता है हमारी क्लास के एनालिसिस से। इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया, लेकिन किसी ने भी अगर मेरी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे, बच्चों आप कुछ मत करो, यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे जाओ, आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो अभी घर बैठे अपने, और आप जाइए और वो वीडियोस देखिए, और आप पाएंगे कि वो वीडियोस में जो मैं कह रहा हूं वो मैं कर चुका हूं, करूंगा नहीं, कर चुका हूं। तो मुझे बहुत खुशी है और मेरा बहुत मन है कि आप लोग जो इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में बैठे हैं लेकिन हमारे से जुड़ नहीं पा रहे किसी भी एक कारण की वजह से, हो सकता है कि आप दिल्ली आने में तकलीफ महसूस करते हैं, हो सकता है पैसे की दिक्कत है। हमारा एक गोल है, वी आर एट अखाड़ा, वी आर एट अ बैटल विद पॉवर्टी, विद दिस दिल्ली माइंडसेट, एंड टू गिव द क्वालिटी टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस इंडिया। लास्ट 27 पे पहुंचिए आप। अरे भाई, नाइजर सीड जो है, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ये डिट्टो न्यूज़पेपर में, मैंने अपनी न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास में ये मार्क कराया हुआ है। जल्दी मैं क्लिपिंग्स के साथ आऊंगा, अपने क्वेश्चंस की सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट के साथ आऊंगा। तो 27 क्वेश्चन में ऑल 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं। नाइजर सीड्स इसलिए न्यूज में था क्योंकि अपने को ऑयल सीड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑयल सीड इंपोर्टर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पे आइए जरा। कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग एसेट, हाउ मेनी आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब है बच्चों जो देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हो। क्या किसी का ब्रांड आप देख सकते हो? नहीं, सुनते ही है ना कि टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है, अमेजन बहुत बड़ा ब्रांड है, एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड है, सुनते हैं ना ब्रांड। तो पहला आंसर बिल्कुल ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होता है जो आपके गोदाउन में माल पड़ा होता है, तो इन्वेंट्री को तो देख ही सकते हो, तो दूसरा गलत हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देख नहीं सकते लेकिन महसूस की जाती है। मेलिंग लिस्ट वो है तो एक सब्सटेंटिव फॉर्म में, लेकिन अगर आप देखोगे इट कम्स अंडर इंटेंजिबल कैटेगरी। तो ये तीनों 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना। कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी क्लास में, मैंने आपको पोषण स्कीम कराई थी, आंगनवाड़ी स्कीम कराई थी, जननी सुरक्षा योजना कराई थी, शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम कराया था। अरे भाई,
जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की कोर स्कीम है। तो कोर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जब मैंने आपको डिफरेंस कराया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में, तो पहला स्टेटमेंट में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट लिखा हुआ तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है ये मैटरनल मोर्टेलिटी, भाई औरत है, जननी सुरक्षा, उसकी सुरक्षा तो ऐसी ही होगी। और नियोनेटल मोर्टेलिटी, जो नया बच्चा 28 दिन तक पैदा होता है, दोनों की सुरक्षा बिल्कुल। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी, भाई देखो आपको पता है कि सुरक्षा कैसे, दिक्कत क्या होती है जननी को, जब वो घर में बच्चा पैदा करती है तो मर जाता है बच्चा कई बार मेडिकल एक्सपर्टीज ना होने की वजह से। तो इसके तहत 3 3 ट्राइमेस्टर पर 6,000 रुपए, यानी 2 2 हजार रुपए के 3 वजीफे दिए जाते हैं। तो ये बच्चों को क्लियरली बताया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड ठीक है। लेकिन आप देखो फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने नहीं कराया था, मैं ये नहीं कह रहा मैंने सारी स्टेटमेंट कराई है, लेकिन लॉजिक लगाओ। ये कह रहा है कि 1 साल तक जो इन्फेंट है उसको भी सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अरे भाई क्यों देंगे, जब ये है ही 6 महीने तक, तो 1 साल तक क्यों देंगे? तो ये स्टेटमेंट थोड़ी अटपटी हो जाती है। तो इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट ही ठीक रहती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अरे समझ में आया या नहीं आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीटा, अरे ये स्टेटमेंट मैंने क्लास में बोला था, विक्स करके जाना, विक्स, VIX। विक्स मेजर होता है बीटा से। बीटा क्या होता है कि एक शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग अगर ऊपर जा रही है तो शेयर ऊपर जाएगा, अगर शेयर न्यूचे जा रही है, शेयर मार्केट नीचे जा रही है तो शेयर प्राइस भी नीचे जाएगा। उसको बोल देते हैं हाई बीटा स्टॉक। बीटा मतलब मूवमेंट, अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। मैंने अपनी क्लास में मेरे क्लास के बच्चों से पूछना कि विक्स बोला था कि इंपॉर्टेंट है, इस बार विक्स आएगा ही आएगा, तो ये विक्स का ही मेजरमेंट होता है बीटा। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ग्लोबल इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये क्वेश्चन डायरेक्टली द हिंदू से स्टेटमेंट है। द हिंदू में था कि इंडिया इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है लेकिन सिर्फ 2% ही उसके पास एक्सपोर्ट है वर्ल्ड का। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला था PLI, समझाया था PLI में कैसे होता है, हाउ इट हैज हेल्पिंग मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये सर्वे में भी था। तो ये कितना इजी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से आया है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। बच्चों मैंने बजट भी लिया था और इकोनॉमिक सर्वे भी लिया था, और उसमें से अपने जो विनिंग एज का प्रोग्राम था UPSC अखाड़ा के बैनर के तहत, ये बहुत ही हिट प्रोग्राम गया है, बच्चे बहुत खुश हैं। नाउ ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली न्यूज़पेपर से स्टेटमेंट उठाई गई है, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, पहले यूनाइटेड किंगडम होता था और फिर हुआ था स्विट्जरलैंड। तो ये बड़ा ही अटपटी सी बात थी कि इतू सा देश लेकिन एक्सपोर्ट पूरे दुनिया जहान का। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने अपने आप बना दिया, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अरे भाई इतू सी कंट्री और रिजर्व्स, देखो रिजर्व होना, प्रोडक्शन होना और एक्सपोर्ट होना, तीनों बातें डिफरेंट होती हैं। मैंने अपने बच्चों को कहा था कि हमेशा जब इस तरह के सवाल आते हैं तो उसमें ज्योग्राफी का माइंड जरूर लगाना। अगर किसी भी बच्चे ने स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी स्टडी की है तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट करेगा और सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करेगा। ये क्वेश्चंस क्लास के नोट्स के तहत डायरेक्टली डील किए गए थे। और आपको मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चंस इसीलिए नहीं हल किए जा रहे हैं या आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं कि भाई मैं पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, नहीं, ये क्वेश्चन हमारी क्लास की डिस्कशंस, नोट्स से और टेस्ट से डायरेक्टली आए हैं। अब मैं अमेज्ड हूं आपसे, और आप लोग जो पूरा इंडिया हमें देख रहा है, आप लोग किस धुन में, किस माइंडसेट से तैयारी करते हो। आपको अगर सही से तैयारी करनी है, अगर आपको भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह इस बार मेंस लिखना है, आइए UPSC अखाड़ा के पटल पर और ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस, और आप फर्क देखिए कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत खुल गए हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, वहां पे सिर्फ पैसा कमाने का धंधा चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो आप आइए जरा और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टीम को ऑनर करता हूं। विनय सर हमारे साथ प्रेजेंट हैं, और विनय सर अब हैंड ओवर कर रहा हूं आपको। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टीच ऑन UPSC अखाड़ा।
मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के साथ एक फैमिली के रिलेशन हो गए कि जिस प्रकार हम सब लोगों ने रात रात भर वो मेहनत, आज आंखों में और दिल में आंसू हैं इसी बात की वजह से कि हमारी रातों की मेहनत और बच्चों की मेहनत सफल हो गई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और आप सब देख पा रहे होंगे आशीष सर ने इतना कॉन्फिडेंटली, और ये इसीलिए आता है क्योंकि जो मेहनत है वो आज रंग लाई है। जो सर ने क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे लगे हैं। आप एक पेपर को पहले देख रहे होंगे और आप सर ने जब डिस्कस किया कैसे अटेम्प्ट करना था और कैसे अपने रेलिवेंट टॉपिक्स को, इवन सर ने करंट अफेयर के जो नाइजर सीड वाला एग्जाम्पल है वो सब सीधे क्लास में डिस्कस किए थे। देखो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा बड़ी है, मेन बात है उसको रेलिवेंसी आप कितना पकड़ रहे हो, वो आपको पार करवाएगा। अभी हम देखते हैं अपना अगला सेक्शन जो दिनेश सर ने पॉलिटी लिया था विनिंग एज के अंदर ही, तो उसमें से क्वेश्चन कैसे मैनेज हुए सर प्लीज। थैंक यू विनय सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको मेरी टीम के बिहाफ पे वेलकम करता हूं इस सेशन के ऊपर। इसमें जैसा कि आशीष सर ने बताया कि ये वीडियो प्री प्लान नहीं था। इसमें जैसे ही हमने क्वेश्चन पेपर को देखा तो हमें वो सब याद आ गया जो हमने पिछले 1 साल से मेहनत की यूपीएससी अखाड़ा प्लेटफॉर्म पे। सारी टीम ने जो मेहनत की, हार्डवर्क की, स्टूडेंट के साथ मिलकर रहे, उसके बाद हमको ये लगा कि ये तो वही सब है जो हमने क्लास में पढ़ाया है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स को बताया जाए कि हमने क्या क्लास में पढ़ाया था और क्या यूपीएससी के एग्जाम में आया है। तो जैसा कि हमारा मोटो है सिंपल, रेलेवेंट एंड क्वालिटी, तो उसी तरीके से आपको मैं आज क्वालिटी के पेपर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं, जिसमें जिस तरह से क्लास में डेप्थ में चीजों को पढ़ाया गया उसी तरीके से क्वेश्चन यहां पे आते हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 चीजों का मेन बात ये थी कि एक तो फैक्ट आपको थोड़े पता हो, कॉन्सेप्ट डीपली क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पता हो, और कुछ आप कॉमन सेंस लगाएं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। और यही सब चीजों का हमने ध्यान रखा क्लास के अंदर। ये क्वेश्चंस आपके सामने है। मेनली जैसे फाइनेंस कमीशन की एक बार बात पूछी गई। स्लाइड शो पे क्लिक कर दो आप, बस बड़ा हो जाएगा फिर। आगे सर, अब यस सर। फाइनेंस कमीशन की आपने बात की, तो फाइनेंस कमीशन आपको बताया गया 14th का क्या था, 15th का क्या था, उसके क्राइटेरियाज क्या थे, बिल्कुल डिटेल में आपको ग्राफिक्स के थ्रू समझाया गया और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन में पूछा गया। उसके बाद ड्यू प्रोसेस, हम इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्लास में कहां थे ये सब। लिमिटेड गवर्नमेंट, जो पिछले 3-4 साल से लगातार यूपीएससी इसको चेंज करके नाम को कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोल देती है, कहीं रूल ऑफ लॉ बोल देती है, कहीं लिमिटेड गवर्नमेंट बोल देती है, हमको इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया। ठीक है। इसके बाद हाँ, द नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट 1833। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन। ये आपको अगर एग्जैक्टली पता है तो ये आप उसको कर पाएंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया, अगेन कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको पता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता है 42nd, 44th, 86th एंड दिस वन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें जिस तरीके से पूरी एक्सप्लेनेशन है, सर ये क्या हो रहा है, बार बार क्यों चेंज हो रही है ये अपने आप? आपने शायद स्लाइड शो कर दिया ना, तो क्लिक होते नेक्स्ट स्लाइड जाता है। आप या तो पेन मत चलाओ, ऐसे कर लो, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ऐसे बता दो तो फिर वो हिलेगा नहीं। हाँ, तो इसमें कुछ कमीशंस के बारे में पूछा गया, हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस क्या है, स्टैट्यूटरी क्या है, एग्जीक्यूटिव कमीशंस क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा किए गए एक्ट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फाइनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल कितनी तरह के होते हैं ये हमने डिटेल में डिस्कस किया ग्राफिक्स के थ्रू। उसके बाद स्केड्यूल एरियाज हमने डिस्कस किया कि इंडियन फेडरलिज्म एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, स्टेट के बाकी सब सेंटर के स्टेट के साथ रिलेशन इक्वल नहीं है। तो उसमें कुछ स्टेट है जो 5th शेड्यूल में आते हैं, कुछ 6th शेड्यूल में आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 16(4), देन चार्टर 1833, आर्टिकल 355, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसके बारे में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। और प्रिजन एक्ट, फ्लैग कोड, होमगार्ड, ऑफिशियल, आई मीन देखते हैं कि हमारी क्लासेस में किस तरह से ये बताए गए थे। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ इसका टैक्सेस का डिवोल्यूशन होता है,
तो उसके अंदर इस फॉर्मूला में किन किन क्राइटेरियाज को इंक्लूड करती है, ये आपको मैंने बिल्कुल बकायदा ग्राफिक्स के थ्रू बताया गया, जिसमें 14th और 15th को कंपेयर करके बताया गया। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो इसमें इनकम है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, एरिया है, पॉपुलेशन है और टैक्स रिफॉर्म्स है। तो इसमें आपके ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और गवर्नेंस रिफॉर्म्स ये गलत हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन 1833, इसके लिए सीधा सा है, फैक्ट है, आपको ध्यान होगा तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें जो ऑप्शंस हैं वो बहुत क्लोज हैं। तो यहां आपको बताया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज बीन मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद जिस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, हमने भी साथ में टीम के साथ में पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस किया, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत ज्यादा ट्रिकी थे और ऑप्शंस के चेंज होने की तरीके की वजह से ये और ज्यादा ट्रिकी हो गए। तो ये क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके जब हमने डिस्कस किया क्लास के अंदर, तो उस समय कुछ दिनों पहले द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन हुआ था एज ए प्रेसिडेंट। तो हमने एग्जैक्टली वही फिगर्स को यूज किया, और यहां जैसे आप देख पाएंगे आंध्र प्रदेश, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको टिक किया हुआ है। कोइंसिडेंटली हमने इसी को डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चंस में पूछा गया केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी। तो यहां से आप देख पाएंगे कि कितना टोटल वैल्यू ऑफ वेट कि एक पर्टिकुलर स्टेट को मिला है, कितना दूसरे स्टेट को मिला है। उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे काउंट होती है, यही मेन इश्यू राज्यसभा के इलेक्शन में होता है। उसी चीज को हमने डिटेल में समझाया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएस इनटू 1/1000। इस फॉर्मूला से हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रोमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजंस। ये बात बिल्कुल सही है, बट दूसरी बात अगर देखेंगे आप, तो 26 नवंबर 1949 जो कि आपके प्रियम्बल में डेट लिखी हुई है, तो उसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बन सकती है? तो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये लगभग स्टूडेंट ने सही कर दिया। इसमें पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, स्टेट्यूटरी क्या होता है, नॉन स्टेट्यूटरी क्या होता है, और एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या होती हैं। इसमें नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, एनसीबीसी, इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। यही क्वेश्चन मेंस में पूछा गया कि अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है तो उसका रिलेवेंस क्या है, उसके फायदे क्या है, उसमें क्या चेंज आ जाता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, हमने गवर्नेंस में इसको डिस्कस भी किया। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आपको पता है ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी क्या होती है ये हमने डिस्कस किया। नेशनल लॉ कमीशन, ये ना तो स्टेट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये सब चीजें हमने क्लास में डिस्कस की हुई है, स्क्रीन में आपके सामने है। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन, फाइनेंशियल बिल वर्सेस मनी बिल। फाइनेंशियल बिल दो तरीके होते हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, टाइप 2। ये हमने स्क्रीन पे आपके सामने है किस तरह से डिस्कस किया। क्योंकि हम क्लास के अंदर कभी भी ये नहीं करते कि एक टॉपिक 2-3 बार लगातार पूछ लिया गया तो अब रिलेवेंट नहीं है। हमने होलिस्टिक कवरेज की, डीप क्रिटिकल एनालिसिस सबका किया। इन क्लासेस से हमने डिस्कस किया कि प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, मेंस में किस तरह से आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेंस में इससे रिलेटेड अभी क्या क्वेश्चन पूछे गए। इसी के साथ जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, साथ ही साथ जब हम क्लासेस ले रहे होते हैं, उसी के साथ अगर कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ तो हम ये देखते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कहाँ क्या क्वेश्चन आया हुआ है, और ये हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। तो देखिए, लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ये बिल्कुल बात सही है फाइनेंस बिल के मैटर में। उसके बाद ये हमने आपको बताया कि मनी बिल, फाइनेंस बिल टाइप 1 और फाइनेंस बिल टाइप 2 में क्या मेजर डिफरेंस होता है, उसके कंटेंट को लेके, उसके प्रोसीजर को लेके, दोनों बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को आराम से ठीक कर सकते हैं। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा,
इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्ट, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ये बात सही है। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल, मनी बिल जब राज्यसभा को जाएगा तो उसके बाद वो उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, 14 डेज के लिए रख सकती केवल, सिंपल सी बात है, तो वो रिकमेंड कर सकती है, तो दूसरी बात सही होगी। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, हमने 108 को डिटेल में समझा, और 108 आपके मेंस में भी पूछा गया कि ज्वाइंट सिटिंग कब हो सकती है और किन केसेस में हो सकती है और कैसे हो सकती है, उसका प्रोसीजर क्या है, हमने उसको डिस्कस किया। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, ये बात बिल्कुल सही है। जब मनी बिल के बात को लेके राज्यसभा को कोई अधिकार ही नहीं है, और हमने ये डिस्कस किया कि करंट इवेंट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार बहुत सारे बिल्स को मनी बिल बना के पास कर देना चाह रही है टू बाईपास द राज्यसभा। तो सेकंड चैम्बर है, उसको बाईपास करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि मनी बिल हो जाए। तो ये बड़ा डिस्प्यूट रहता है क्योंकि स्पीकर इसमें फाइनल डिसीजन लेता है, तो इसके लिए ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकती। देन लिखा हुआ है देयर इज नो ज्वाइंट सेटिंग फॉर मनी बिल, ठीक है, बट ज्वाइंट सेटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल्स के लिए अगर डेडलॉक हो गया तो वहां पे ज्वाइंट सेटिंग होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आपको अगर गहराई से अमेंडमेंट्स के बारे में पता होगा कि क्यों किया गया अमेंडमेंट, क्या उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी तो उनको कंफ्यूजन था कि फर्स्ट या 42nd। तो इसमें बात यह है कि हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस सेविंग क्लोज फंडामेंटल राइट्स में ही रखे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि 15 में अगर आपको कहा जाता है कि किसी भी तरह से स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड, ऐसे करके, बट उसी में साथ में लिखा हुआ है कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए कुछ अलग एफर्ट्स स्टेट कर सकता है, दैट विल नॉट बी द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसी के साथ में आगे इंसर्ट किया गया, क्योंकि चंपकम दोराई राजन केस, मद्रास केस हमने डिटेल में डिस्कस किया कि उसमें मद्रास ने कुछ रिजर्वेशन दे दिया था, फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, तो उसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, सॉरी वायलेट नहीं, डाइल्यूट करने के लिए अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 15(4) करके, कि अब बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए भी हम कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं, एंड दैट विल नॉट बी द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। ये आपके सामने हमने डिस्कस किया था डिटेल में। तो इसका आंसर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, जिसके थ्रू आपके 31A-B इंसर्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सेविंग क्लोज है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है इसमें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वाज़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सेंटर को ज्यादा पावर है, स्टेट को कम पावर है। तो ये बहुत सारे प्रोविजन से हमें पता लगता है कि सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक आर्टिकल 355 भी है, जिसमें यूनियन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट के इंटरनल डिस्टर्बेंस से उसको बचाए। अभी एक रिसेंट जो मणिपुर में चल रहा है रायोट, उसमें 355 की यूज की बात हुई है कि सेंटर वांट्स टू इन्वोक आर्टिकल 355, जिसमें वो अपने आर्म फोर्सेज या किसी भी तरीके से वहां के जो डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस वहां पे चल रही है, उसको कंट्रोल कर सकता है। और ये एक प्रोविजन हो सकता है वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने का। ये हमने सेंटर स्टेट जो रिलेशन पढ़ा उसमें डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये आपके स्क्रीन के सामने है, आर्टिकल 355 को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में डिस्कस हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जहां भी ये लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर या एग्जेम्प्ट फ्रॉम, तो वहां आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस लाइन को बहुत बार यूज करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। अब आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा है कि नहीं है। ऐसी कहीं नहीं है। जो भी डिटेन होता है या अरेस्ट होता है, उसको राइट है कि वो अपनी काउंसिल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अगेन आपके फंडामेंटल राइट में सेल्फ इंक्रिमिनेशन को मना किया हुआ है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया प्रिवेंटिव डिटेंशन को डिटेल में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने बताया आपको, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और कॉमन सेंस। तो यहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है, जो कि यूनाइटेड स्टेट का प्रोविजन है। यूके से हम क्या सीखते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मेनका गांधी केस में हमने डिस्कस किया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कैसे जुडिशियल लिबरल इंटरप्रिटेशन के थ्रू लाया गया इंडिया के अंदर, क्योंकि आपका आर्टिकल 21 क्या कहता है। यहां देखो, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक्चुअली पता हो, लोकेट कर पाए आप, क्योंकि इस बार के पेपर को अगर देखें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो भी आप उसको कर सकते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर स्टेट आपकी लाइफ ले सकता है एज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बट मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमें लागू करना पड़ेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब यह है कि जो आपने लॉ बनाया है उसका प्रोसेस भी ठीक होना चाहिए। आपने लॉ गलत बना दिया, उसके प्रोसीजर को सही दिखा दिया, इस तरीके से स्टेट लाइफ को नहीं ले सकता। तो यहां हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहां बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक डिस्प्यूट चल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा या फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा। जो आपका ऑप्शन बी है, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये बात बिल्कुल अलग हो गया कि आपके आर्टिकल 14 में है। तो यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। तो मेरी तरफ से यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एक्चुअल में ये क्या है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मेनका गांधी केस को डिटेल में हमने डिस्कस किया। उसके बाद आपका आता है स्केड्यूल्ड एरियाज, आर्टिकल 244, स्केड्यूल 5, scheduled areas and tribal areas. Consider the following statement. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. ये बात बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू ही किसी स्टेट में स्केड्यूल एरिया बनते हैं। हमारी कंट्री में अभी 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां स्केड्यूल एरियाज हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके अंदर एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होगा जो बताएगा वहां की असेंबली को किस तरह से हमें इनके प्रमोशन के लिए बात करनी है, इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग, अगर आप स्टेट पीसीएस की भी पढ़ाई करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि स्केड्यूल एरिया में थ्रू प्रेसिडेंट ऑर्डर डिक्लेयर कर दिए गए। तो यहां बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट हो सकता है और द लोएस्ट है वो विलेज इन द ब्लॉक लेवल। तो ये बात बिल्कुल सही है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। जब हमने गवर्नर डिस्कस किया तो हमने बताया कि गवर्नर को कुछ लोग बोलते हैं कि ये पोस्ट ही क्यों है, अनवांटेड पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जब 5th और 6th शेड्यूल एरिया की बात आती है तो गवर्नर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एनुअल रिपोर्ट भेजता है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। The Supreme Court of India has held some judgments that reservation policy made under the Article 16(4) of the Constitution India would be limited by Article 335. अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स की बात आ रही है, तो थोड़ा बहुत आपको आर्टिकल्स का पता हो तो आप इसको कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम क्लासेस, आर्टिकल 332 342A, जिसके अंदर SC ST OBC एंग्लो इंडियन इनके रिजर्वेशन की बात की गई है, SC STs के सर्विसेज में क्लेम की बात की गई है। साथ ही वहां पे ये बता रखा है आर्टिकल 335 में कि आप अगर जब किसी को रिजर्वेशन देते हैं तो आपकी एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की कम नहीं होनी चाहिए। ये बात तो सही है, बट एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है ये डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं कर रखा। और जब भी आपके सामने, ये हमने डिस्कस किया, 2-4 चीजें थोड़ा सतर्क हो जाया करो कि जब भी यूपीएससी के पेपर में लिखा रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, तो वहां थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या है, इसका डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है, पहला सही है कि मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने 16(4) में यहाँ पे क्लियरली इसको डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम पहली क्लास लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है
और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, व्हाट एंड व्हाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पर्पस हैं। उन पर्पस में से सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने बताया कि यूपीएससी इस लिमिटेड गवर्नमेंट का पीछा नहीं छोड़ रही है, आप इसको चारों सातों आठों जितने भी डायमेंशन है सब में पढ़ के देख लें। और यही क्वेश्चन है पूछा गया कि ये चारों ही काम है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी कंट्री में। आप ध्यान से वर्ड को देखेंगे तो इंडिया नहीं लिखा, ऑफ एनी कंट्री, तो यहाँ लिखा इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्ट फॉर द मेकिंग नेसेसरी लॉज। ठीक बात है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताती है कि आपके कैसे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे, सब कुछ बताती है। लास्ट देखें तो इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये हमारे प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है और किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब हो सकता है। बट मेन बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये जो बिग गवर्नमेंट बन गई है वो गवर्नमेंट एक स्मॉल सिटीजन को दबा ना दे, उसके कुछ राइट्स हैं, उसके बीच में एक लाइन खींच दे कि गवर्नमेंट इस बात को क्रॉस नहीं करेगी, तो लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यही सबसे चीफ पर्पस है। और हमने डिस्कस किया रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन में क्या डिफरेंस है, और रूल ऑफ लॉ में क्या चीजें आती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां मैंने तीसरी बात आपको बताई, कॉमन सेंस की, और ये हम क्लासेस में डिस्कस करते रहते हैं कि बच्चे कोई भी आपको 100% ये नहीं दे सकता कि ये क्वेश्चन पढ़ लो ये आ जाएंगे। और यूपीएससी में ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है, और यूपीएससी में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस फिलोसफी के आधार पे अगर मेंस प्री पास भी कर लिया तो मेंस में क्या लिखोगे। तो इसलिए आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, डीप एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। अगर आप इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को भी एक एक लाइन में समझते हैं तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि और उनको समझने के बाद ही आप आंसर कर सकते हैं। यूपीएससी पूछ रही है आजकल कि लिबर्टी का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, आपसे पूछ रही है लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं लिखे हुए, बट आपको अगर होलिस्टिक पता होगा, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप समझोगे तो ही आप उसका आंसर कर सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में नहीं बताया गया, वहां आपको फिलोसफी, आपको बेसिक डेप्थ पता है क्या, आपको फेडरलिज्म का मतलब पता है क्या, आपको लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या था, आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है ये पता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतना तामझाम बना के रखा है, इतनी बॉडीज हैं, ये किस लिए हैं, प्रियम्बल में जो वैल्यूज हैं उनको अचीव करने के लिए, ये बात आपको समझ में आ गई तो आप लोकेट कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या था और यूपीएससी क्या चाहती है। इस हिसाब से आप प्री, मेंस और इंटरव्यू तक बहुत अच्छे आंसर्स दे पाएंगे। अगर बात करें कॉमन सेंस की तो देखो यहाँ पे प्रिजन एज ए स्टेट सब्जेक्ट वाज डिस्कस इन 7th शेड्यूल एरिया। आपके क्वेश्चन आया कि प्रिजन्स का गवर्निंग अथॉरिटी कौन होती है, उनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। ऑब्वियसली आप 7th शेड्यूल हमने डिस्कस किया तो बताया मैंने आपको स्टेट सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट लॉ बना सकता है, और जहां लेजिस्लेटिव पावर है वहीं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर भी है। तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहली बात पुलिस। आप दिल्ली और सरकार और एलजी के बीच में जब उनकी जो टसल है उसको सुनते हैं तो सबसे मेन बात क्या आती है, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। उसी के साथ में प्रिजन भी है, पब्लिक हेल्थ भी है। तो प्रिजन का मैनेजमेंट, डे टू डे गवर्नेंस कौन करेगा, स्टेट करेगा, पर आपके क्वेश्चन में पहली ही लाइन में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप कॉमन सेंस लगा के उसको कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर एज ए स्टेट सब्जेक्ट वाज डिस्कस्ड इन 7th शेड्यूल। अब जैसे होम गार्ड का क्वेश्चन आता है आपके पास, होम गार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा गया कि होम गार्ड एक ऑक्सिलरी एजेंसी है जो स्टेट के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने में काम आती है। और ये एक लाइन में और पूछा गया कि होम गार्ड कैसे गवर्न होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होम गार्ड क्या कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस तो कर रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब स्टेट सब्जेक्ट का वो मैटर है, तो स्टेट सब्जेक्ट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां भी काम नहीं है। तो उस हिसाब से कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को हमने कहां डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया आर्टिकल 19 को पढ़ते वक्त, जब हमने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एविडेंस एक्ट को हमने कहां डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया जो सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज में क्या डिफरेंस है। क्रिमिनल लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, हमने डिस्कस किया कि जो आईपीसी हैं, जो सीआरपीसी हैं, ये आपके क्रिमिनल लॉज में काम आते हैं। जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो सिविल लॉज में काम आता है। और इंडियन एविडेंस एक्ट ये दोनों में साथ चलता है। किसी भी प्रोहिबिटेड एरिया में जाना, अगर वो मान लो किसी
नेवी, डिफेंस, पुलिस, आईपीएस किसी की भी ड्रेस पहन के झूठा बन के किसी प्रोहिबिटेड एरिया में अंदर आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा एक्ट लगता है, ये बात भी हमने डिस्कस की। उसके बाद में आर्म्स एक्ट के बारे में हमने स्पेसिफिकली, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बचता है जिसको हमने शुरुआत में बताया कि वो हमने पूरी क्लास में एज सच यूं नहीं किया कि भाई हमने फ्लैग कोड को ये बता दिया कि इसमें 9 तरीके के कोड होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप क्लासेस के साथ में जो हमारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, हमारे यूपीएससी क्लासेस के जो क्लास के बाद में आपको मटेरियल दिया जाता है, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि 9 तरह के कोड होते हैं, 3:2 इसका रेशियो होता है। सबसे छोटी लेंथ होती है 150, अगर लेंथ को देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ को देखेंगे तो 150 mm, और सबसे ज्यादा होती है 20.80 फीट। तो ये बातें बिल्कुल याद करने की हैं, अगर आपको ध्यान है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। और जैसे अगर आपने वो नहीं पढ़ा और ऑप्शन ऐसे आ रखे कितने सही है, एक सही है, दो सही है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ही समझदारी है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ है पॉलिटिकल लेके, जैसे कि आशीष सर ने बताया इकोनॉमिक्स को लेके। तो इसी तरह से हमारी सारी फैकल्टीज इस बात पे बहुत बिलीव करती हैं कि हम जितना डीप अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं आपको आपके सोचने का तरीका भी बदल दूं पॉलिटी को लेके, तो मुझे लगेगा कि मेरा आधा काम हो गया। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, आपने कुछ रेडीमेड मटेरियल ले लिया, तो उससे काम चल जाएगा, उससे काम नहीं होने वाला। यूपीएससी वॉच कर रही है, और जिस तरह से ये ऑप्शंस आ रहे हैं अभी, इसमें लग रहा है बच्चों को कि हमारे पीछे पड़ी हुई यूपीएससी। बट ओब्वियसली बात ऐसी है कि अगर कोई आंसर की आपको दे रहा है, मान लो उसने कह दिया 76 क्वेश्चन का आंसर बी है, और बी में लिखा हुआ है कि ओनली 2 करेक्ट, तो आपको कैसे पता कि ऊपर वाले स्टेटमेंट से कौन से 2 करेक्ट है? तो यूपीएससी चाह रही है कि सब डीप में जाओ, गहराई से चीजों को समझो। तो इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझ के हमारे साथ जुड़े, और हम इसी फिलोसफी पे काम कर रहे हैं। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू विनय सर, और हमारे नेक्स्ट फैकल्टी जो कि एक एक्चुअली अभी आईएफएस अधिकारी हैं, वो समझाएंगे कि किस तरीके से इसे आप अटेम्प्ट करें। थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश सर। देखो जैसे दिनेश सर ने तो बिल्कुल आपके सामने क्लास की पिक्चर ही सामने ले आए कि जैसे उन्होंने क्लास के अंदर पढ़ाया डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन वहां से आए हैं, है ना। तो इन्होंने बिल्कुल अपना फैक्ट प्रूफ करके दिखाया कि कैसे इन्होंने, और ये ऐसे नहीं है। पहले आपको मैं अगर बात बताया, हमने काफी डिस्कशन करके पॉलिटी का जो कोर्स डिजाइन किया था। चाहते तो हम बिल्कुल इसको लिमिट कर सकते थे अराउंड 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स में। लेकिन दिनेश सर और हमने काफी डिस्कशन की कि होलिस्टिक कोर्स रेडी होना चाहिए ताकि बच्चों को फायदा हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है, सर ने बताया कि एक किताब हम पढ़ ले लक्ष्मीकांत, है ना, फिर उसके बाद करंट से उसको लिंक ना करें तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। हमारा पर्पस ये था कि हमने डिस्कस किया कि ठीक है सर, थोड़ी मेहनत लग जाएगी, वो काम हम कर लेते हैं कि बच्चों को मेहनत ना करनी पड़े। वो तो एक बेसिक सोर्स जो भी आपका पॉलिटी है वो, प्लस में डिफरेंट चाहे जर्नल पढ़ने पड़े, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट पढ़ना पड़े, चाहे रिसेंट हैपनिंग्स को ऐड करना पड़े, तब भी एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसको हम क्लास नोट्स की बात करें। इसमें फ्लैग कोड भी सर ने बताया हमने ऐड किया हुआ था। तो ऐसी चीजें हमने होलिस्टिक नोट्स डेवलप किए और क्लास को काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन किया है। दिनेश सर पूरा करवा रहे हैं पॉलिटी और आपका पेपर 2 है। इसके अलावा जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनसे रिक्वेस्ट पे, है ना, मतलब कि जस्ट टू हेल्प द कैंडिडेट्स दे हैव टेकन सर्टेन क्लासेस, जिसमें से धीरज सर ने जो क्लास ली थी आपके रिवीजन की, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन, ओपन टू एवरीवन, जस्ट टू गाइड द स्टूडेंट्स इन अ बेटर मैनर। तो उन्होंने जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास ली थी, रिवीजन क्लासेस, मैपिंग की क्लास ली थी, उससे भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। एक बार सर भी आज का पेपर आपको ओवरव्यू दे देंगे। आईएफएस आपको पता है ये कट ऑफ निकालना ही काफी डिफिकल्ट है, और सर बीइंग द आईएफएस, तो एक बार उनका व्यू और लेते हैं। सर प्लीज एक बार आप। थैंक यू विनय सर। सो एज एवरीवन हैज टॉक्ड कि भाई हुआ क्या है, कि ऐसा क्या लग रहा है कि पेपर इतना डिफिकल्ट है या क्या है। मेरे भी अभी बहुत से लोग जो मेरे को जानते हैं या जिन्होंने इस बार पेपर दिया है, तो मैंने बात की, तो जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन था वैसा ही ऑब्जर्वेशन काफ़ी लोगों का मुझे लगा है। स्पेसिफिकली दो वो जो रिसेंटली जिन्होंने मेंस लिखा है या जो इस प्रोसेस में कंटिन्यू है, तो व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड कि पेपर में एटलीस्ट 70 to 80 जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं कि जिनको मैनेज किया जा सकता है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। इफ यू हैव एनालाइज लास्ट ईयर पेपर थॉरोली, तो आपको पता चलेगा कि यस देयर आर सर्टेन फिक्स एरिया ऑफ यूपीएससी। ऐसा ही
इकोनॉमिक्स में है 8 to 10 एरियाज हैं, ऐसा ही पॉलिटी में है 8 to 10 एरियाज हैं, ऐसा ही ज्योग्राफी में है, ऐसा ही इन्वायरमेंट में है, और ऐसा ही हिस्ट्री में है। लेकिन होता क्या है कि जो मार्केट की एक हवा है उसमें भी कैटोन की हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, जो लिमिटेड चीजें हैं उनको क्वालिटेटिवली और इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सब कुछ जो ऊपर से सरफेशियल नॉलेज है हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं। अब जब ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, 1 2 3 4, तो यू हैव टू नो इन डेप्थ कि ऐसा क्या है। तो उसी इन डेप्थनेस को प्रायर टू द पेपर हमने 2 3 जो रिवीजन क्लास ली थी ड्यू टू द लिमिटेड शेड्यूल, तो उसमें हमने जो जो ऑब्जर्व किया था, जो जो चीजें बताई थी, वो शायद जो वीडियोज होंगी और जो लिंक्स हैं, वो जो पीडीएफ शेयर की गई थी, वो शायद यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे मिलेंगी। तो आप उन चीजों को भी देख सकते हो, जो दोबारा रिविजिट कर सकते हो। तो अभी जो पेपर था, मैं उसमें केवल ये बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ कि यस, जो चीजें हैं यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है, दे आर ऑन ए सर्टेन स्पेसिफिक फिक्स एरिया। हमने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, एंड आई एम ग्लैड कि हमने उनको क्वालिटेटिवली और ओनली रेलिवेंट पोर्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया है। बस उसी का एक डेमो मैं आपको देना चाहता हूँ बाय शेयरिंग द जो यूपीएससी का पेपर आया था वो, और जो हमने क्लासेस ली थी वो। अब जो स्क्रीन पे आप सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यह है रीजन इन न्यूज का। क्वेश्चन नंबर 3 है सेट सी का। तो इसमें ये रीजन नॉर्थ कीव हमें पता है कि कहाँ पे था। नगरानो ये स्पेसिफिकली क्लास में कराया गया था, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड रीजन है यूपीएससी वहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ये चीजें क्लास में कराई गई थी। नेक्स्ट रीजन इज डोनबास रीजन। ये मैं नोट्स दिखाऊंगा, उसमें भी आई हैव मेंशन स्पेसिफिकली दिस रीजन कि ये कहाँ है, और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। काचीन के बारे में मैंने ये भी बताया था कि यूपीएससी बार बार इस एरिया को पूछती है, तो वो भी न्यूज में था। फिर मैपिंग का क्वेश्चन, ये हमें एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि साउथ जो अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, वो न्यूज में है। यू हैव टू फाइंड आउट कि अफ्रीका में कहाँ पे क्या क्या कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और हमने कुछ चीजें क्लास में भी डिस्कस की थी। तो अगेन वो सेम एरिया यूपीएससी ने भी पिक किया है। नेक्स्ट एरिया स्पेसिफिकली हमने इस चीज के बारे में बात की थी कि यूपीएससी ने 2 ओशियंस की बात की है, पैसिफिक की ओशियन की बात कर चुकी है और इंडियन ओशियन की बात करी है। तो अभी 2 ओशियन बाकी हैं जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसमें हमें वो रिवर देखनी है जो अटलांटिक ओशियन में ड्रेन करती हैं, और उनमें कोंगो रिवर एक थी, और हमने उसे ट्रेस भी किया था। अब इसके रिलेटेड इस क्वेश्चन में कैमरून एक ऐसी लोकेशन थी जो कोंगो बेसिन का पार्ट है, वो हमने वहां पे देखा था। स्पेसिफिकली हमने एक हिल्स की मैपिंग की थी, उसमें आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ पे कौन कौन सी सतपुड़ा रेंज है, कहाँ पे विंध्या रेंज है, कहाँ पे अमरकंटक रेंज है, कहाँ पे सह्याद्रीज है। ये चीज हमने क्लास में अपनी मैपिंग में की थी। अगेन उसी उसी एरिया में जो साउथ अफ्रीका का रीजन था, उसी में हमने एक बार फिर बात की थी कि यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी आइडिया और ऑल्टरनेट एनर्जी आइडिया। तो उसी कंटेक्स्ट में ये बोला गया था कि ऑल्टरनेट एनर्जी रिलेटेड चीजों को देखना है, और जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बैटरीज की बात है, तो ये अफ्रीका से ही अगेन एक रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर सी है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में मैपिंग किया था, आई होप कि सबने किया होगा, और ये सबका ठीक भी होना चाहिए। इसमें हमने इसको गलत करने का या इसके लिए प्रिडिक्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, यूपीएससी ने अगेन यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली क्लास में बताया था कि जो एनसीईआरटी है, जो अपनी इंडिया की एनसीईआरटी है, इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके केवल 2 ही चैप्टर मैंने बोले थे, और उन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसमें भी मैंने बोला था कि एंड में जो अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक चैप्टर है इंडिया की ज्योग्राफी में, उससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, जहाँ पे अलग अलग हमें पता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से होते हैं। उस चैप्टर में एंड में 4 रीजन दिए हुए हैं, उसमें एक नंदा देवी 4 बायोस्फीयर्स हैं, और उन्हीं बायोस्फीयर्स
के अंदर से लायन टेल मकाक और सांबर डियर से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर हमने केवल उन ही जो एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ हैं उसको ध्यान से देखा होता कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। अब उसके बाद हमने जो हिस्ट्री की थी, हिस्ट्री में स्पेसिफिकली केवल एरिया आइडेंटिफाई किए थे और उन्हीं की हमने रिवीजन क्लास लेने की कोशिश की थी। मॉडर्न इंडिया में केवल पिन पॉइंट करके केवल उन्हीं एरियाज को रिवाइज किया गया था। दो इस बार जो उसका मॉडर्न का वेटेज है वो घटा है, लेकिन तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे। और पहला जो इम्पोर्टेंट था, हमने बताया था कि 4 मूवमेंट्स और केवल 3-4 ही डेट मैंने याद कराई थी। उनमें से एक डेट थी 7 अगस्त, कि ये डेट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको देख लेना। तो यही चीज अगर हमें वो डेट पता होती तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिवर। रिवर सिस्टम क्लास में बहुत तमीज से और सेंस से किया था, और इसके साथ ही हमने लेक्स भी देखी थी कि कहाँ पे कौन सी लेक है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन अगर हमें पता होता तो इसके साथ हम रिस्क ले सकते थे। और हमें ये भी पता है कि गंडक रिवर बिहार में है, और हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कुंवर सिंह को भी जानते हैं जिन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट भी किया था। अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ी है तो हमें ये भी पता है कि ये रिसेंटली 2022 में ही यूपीएससी ने इसे एक रामसर साइट डिक्लेयर किया है। इट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको अंदर डीप में जाके देखें। तो अगेन ये क्वेश्चन हमने क्लास में रिवाइज किया था। ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, उन्हीं 2 चैप्टर्स में से एक बार फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सेम चैप्टर में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने कि ये जो ट्रीज हैं इनमें से कौन कौन से डेसिडुअस ट्री हैं। ये दोनों डायरेक्टली मेंशन है, और ये हमें पता है कि जैक फ्रूट के लिए जो रेन फॉरेस्ट है उनका एरिया जरूरी है। जो अपने सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं वहां पे ये अवेलेबल है, और ये डेसिडुअस के थे। तो ये क्वेश्चन भी वहां से इजीली हम सोल्व कर सकते थे। जो सेकंड है, अगेन वहीं से क्वेश्चन रिपीटेड है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उन्हीं 2 चैप्टर्स में से एक बार फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अगर किसी ने वो पढ़े होते तो ये भी इजीली सोल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो बार बार बोला गया कि यूपीएससी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जा रही है, प्लीज 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 पढ़ें। ग्रीन हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करके बताया था। ग्रीन हाइड्रोजन पे 2 क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं। एक वो क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। दिस वन, कल्चरल मैपिंग। कल्चरल मैपिंग ये क्लास में स्पेसिफिकली एरियाज आइडेंटिफाई करके मैंने बताया था कि कैसे यूपीएससी स्पेसिफिक एरियाज को पिक करती है, और हमने उन एरियाज की मैपिंग भी की थी। भाजा हमें पता था, सीतनवासल हमें पता था, बेसानगर का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था कि ये क्या है। तो ये क्वेश्चन भी हम इजीली सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, जो क्योंकि मैंने क्लास में हिस्ट्री कराई थी, और इसीलिए बस मैं एक बार ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर रहा हूँ। और हिस्ट्री में भी केवल 2 सोर्स मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। फर्स्ट वन इज, जैसे सर ने बताया कि जो तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, और उसके ऊपर मैं हमेशा से ही स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए और लूसेंट जो जीके की बुक आती है उसको हम सब्सटेंशिएट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लास नोट्स के साथ, बस ऐड करने के लिए कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके लिए। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आउट ऑफ लूसेंट है, तो इसको मैं नहीं बोलूंगा कि आपको वो पढ़नी चाहिए। ये क्वेश्चन बड़े इजीली आपको उस बुक में मिल सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन मैपिंग में भी बताया गया था, और जो हिस्ट्री है वहां पे भी ये क्वेश्चन कराया गया है कि कोरकाई क्या है, पंपुहर क्या है। ये लेक्स वाला क्वेश्चन बहुत इजीली लूसेंट में हम देख सकते हैं। अगेन ये वाला क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, संगम जो संगम पोएम्स हैं उसमें। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर डी है, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये चीज मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट की थी कि यूपीएससी एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द टेबल्स। लास्ट ईयर उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन से टेबल से क्वेश्चन पूछा ऑन पेज 48 एंड 49 ऑफ माई बुक एडिशन। इस बार भी उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको किसी का भी आइडिया होता कि गधावालाज राजन क्या थे, यादवाज क्या थे, काकतीय किंगडम कब आया था, तो यू कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। ये क्वेश्चन एज सच बुक्स लिखी हुई हैं सोर्सेज में। जब हिस्ट्री के सोर्सेज हम ट्रेस करते हैं, अगर देवी चंद्र गुप्तम भी किसी को नहीं पता है तो दे हैव टू वर्क सीरियसली ऑन दिस। तो
नागार्जुन, मिलिंद पानो, इतनी बार हम जब हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे भी इस चीज को देखा जाता है। जैनिज्म पढ़ते हैं तो भी हमें पता है कि सूरी कौन थे, सोमदेव सूरी कौन थे। तो अगेन ये एक सोर्स है लूसेंट, वहां से क्वेश्चन रिपीट है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि उसके फिफ्थ और सिक्स पेज से 2 क्वेश्चन आए हैं। अगेन जैनिज्म का बहुत इजीली केक वॉक क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आया है। 54 पेज विजयनगर एम्पायर, बार बार हमें पता है कि लास्ट ईयर के सोर्स अगर हम देखेंगे तो यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज सोर्सेज ओनली। तो देवप्रिया वन, ये स्पेसिफिकली बताया गया कि विजयनगर में उन्होंने कैसे तुंगभद्रा पे डैम बनाया था। मॉडर्न इंडिया के 3 क्वेश्चंस में से स्पेसिफिक बोला गया था कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से एक क्वेश्चन आता है, प्लीज उनको देखना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को। यहाँ से क्वेश्चन इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लूसेंट में भी ये मेंशन है। मॉडर्न में एक एरिया जो स्पेसिफिकली और ऐड किया गया था वो था जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किए हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। अब जस्ट टू कोरोबरेट जो मैंने बताया था, हम उन्हें पहले ही क्लास में कर चुके थे। बस ये कुछ एरियाज हैं जिन्हें बस दिखाना है कि आपको एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, चाहे आप खुद से करें या किसी क्लास में आके करें या ग्रुप में करें। दैट्स इट, आपकी बात, बस इतना ही आपको काम करना है। ये थर्ड पॉइंट है। आप इन नोट्स को शायद ये अपने टेलीग्राम, यूपीएससी खाड़ा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां पे भी देख सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ कि हमने ऐसा किया था कि नहीं किया था। लास्ट ईयर के पेपर्स हमने एनालाइज किए थे और इसमें मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि यूपीएससी रेस्ट 2 को पूछ चुकी है, आपको केवल पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन की बात करनी है। अटलांटिक ओशियन में जो रिवर ड्रेन करती थी वो थी कॉन्गो, बस ये हमें देखना था। अगेन नॉर्थ अमेरिका रीजन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हमने बात की थी हिल्स की, यूपीएससी ने अगेन हिल पे क्वेश्चन पूछा है। तो यही चीज हमें देखनी थी, वो चीजें हमने आइडेंटिफाई की थी क्लास में। ये एशियन यूरोप के जो इंपॉर्टेंट रीजन थे उनकी मैंने बात की थी, यूक्रेन की मैपिंग की बात की थी, आर्मेनिया की बात की थी, डोनबास रीजन की बात की थी। ये चीजें हमें देखनी थी और इनमें से ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की मैंने बात की थी, जो एक टाइटेनियम का जो रिसोर्सेज है उसकी बात की थी, ऑल्टरनेट एनर्जी हाइड्रोजन फ्यूल की बात की थी, या ग्रीन हाइड्रोजन की बात की थी, वहां से भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये वाले पेज पे हमने देखा था रिवर, कौन सी रिवर है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है जब हमने सारी की सारी रिवर्स की बात की थी। वर्ल्ड इकोलॉजिकल रीजन में अगेन वो क्वेश्चन रिपीटेड है जिसमें उन्होंने पूछा कि किस एरिया में, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ चीजें कितनी जल्दी सोयल से जो बायोडिग्रेडेबल चीजें आ जाती हैं। कल्चरल टूरिज्म, ये चीजें हमने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके इनको देखा था कि किस रिवर पे क्या है और किस रीजन में क्या चीज है। तो ये हुआ ज्योग्राफी का। अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगेन हमने इस चीज को आइडेंटिफाई किया था। जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट बुक से ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, जो 2-3 ट्री का नाम पूछा था, वहां से हमने चीजों को देखा था। तो ये भी रिपीटेड थीम है। तो 9 आउट ऑफ आई थिंक 11, 9, 10 क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे। एक्ट्स, ये बताया था मैंने कि एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, वहां से हमें देखना है। फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन, फेस ऑफ एडवेंट, ये क्लास में आइडेंटिफाई करके बताया था कि एक्ट से पढ़ना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ना है, इस्टेब्लिशमेंट फेट से पढ़ना है, और जो 4 एक्ट हैं, 4 मेजर मूवमेंट, उससे पढ़ना है। तो इट इज नॉट कि हम कितना पढ़ रहे हैं, थिंग इज कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। तो जो रिवीजन क्लासेस हैं, ऐसा ही हम कुछ कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हम कुछ कोशिश करेंगे कि जो मेंस में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि फोकस ये रहेगा कि जो एक्सपर्टीज हमने डेवलप की हैं मेंस लिख के, इतनी बार यूपीएससी की रिग्रेस प्रोसेस के थ्रू जाके, कि उस चीज को हम एनकैश कर सकें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मेंटी हैं, उनके साथ। एक कोशिश ये रहेगी कि शायद विनय सर इसके बारे में ज्यादा बेटर बता पाए, कि मेरा एक मानना है कि 400 मार्क्स इन जीएस इज वेरी इजीली कैचेबल। यू हैव टू बी थरो विद कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और कितने पेपर आपको लिखने हैं और कब लिखने हैं। आई नो कि मार्केट में बहुत सारे जो लोग आंसर राइटिंग करते हैं और कराते हैं, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटर ही आपको पता चलता है कि कैसे आप चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे एक इंक्रीमेंट चेंज आपके मार्क्स में आ सकता है।
तो आई होप कि जो हमने बोला है कि इन्हीं एरियाज को अब दोबारा से नेक्स्ट ईयर भी यूपीएससी फिर एरियाज सेम रहेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या एरियाज हैं और कैसे उनको आपको अप्रोच करना है। ऐसे ही हम रिवीजन क्लास फिर लेंगे, हो सकता है मेंस के लिए भी लें, लेकिन अभी फोकस ये है कि जो हमने बताया था, जो हमने आइडेंटिफाई किया था, वो चीज़ आप तक पहुंचा सके। ओवर टू यू विनय सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो मैं तो यही कहूंगा, सर ने बहुत ही अपना टाइम, बिजी शेड्यूल से लिमिटेड टाइम निकाल के जो आपके लिए रिवीजन क्लास दी थी, उससे काफी दिखाया। देखो आपको बिल्कुल ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए कम टाइम में इतना। तो अगेन अगेन इट्स ओशन ऑफ नॉलेज। पढ़ाई नो डाउट होलिस्टिकली पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर रेलिवेंट अगर हम चीजें ढूंढ लेंगे, और ऑब्वियसली विद एक्सपर्ट जो हम ऑलरेडी इतनी बार मेंस लिख चुके हैं, सर सेलेक्ट हो चुके हैं, बाकी गाइडेंस में अगर आपको मिल जाता है तो आपका टाइम और एफर्ट बच जाएगा। तो पर्पस यही है यूपीएससी अखाड़ा की पे, कि हम आपको रेलिवेंट, सबसे मेन है कि रेलिवेंट चीजें आइडेंटिफाई करें, क्वालिटी सोर्स से बताएं, और उसको सिंप्लीफाइड करके आपको प्रेजेंट कर दें, ताकि आपका टाइम और एफर्ट बच जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखो आगे की अगर बात करूं भाई, इस पेपर से आप क्या सीख सकते हो। नो डाउट आपको होलिस्टिक और डीप स्टडी तो चाहिए चाहिए, जो हम कर रहे हैं आपके कोशिश, ठीक है। उसके साथ साथ जो करंट की बात की, तो करंट का हम आने वाले टाइम में एक प्रोग्राम भी लेके आएंगे, जिसमें क्या होगा, आपको करंट को स्टैटिक से लिंक करना आना चाहिए। वो जरूरी है कि मान लो करंट में कुछ चल रहा है, तो उसको फिर स्टैटिक से लिंक करके स्टडी करो, ये नहीं केवल करंट इवेंट पे फोकस करो। तो क्या पढ़ना है, अगेन घूम फिर की बात रेलिवेंसी पे आ जाती है। करंट के तो कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, डेली वीडियोस आती है, वो नहीं होता कि एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल से क्या आप क्रक्स निकाल रहे हो, कैसे आप उसको मेंस में यूज करोगे। तो आने वाले जो टाइम 2-3 महीने उसमें मेंस की बात ही करेंगे, कैसे मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, कैसे करंट को इंटीग्रेट करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है आंसर का, और कैसे जो थीम्स रिपीटेड होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे मेंस में भी आपके लिए, ताकि आपके लिए अगेन इट बिकम्स मोर रेलिवेंट और सिंप्लीफाइड फॉर यू। और उससे पहले एक बार जाने से पहले लास्ट में आपको बताता हूँ कि जो ये सब चीजें हमने करी है, तो ये ऑब्वियसली सबके इनिशिएटिव थे, लेकिन जो मेन था इसका वो था, इट्स अबाउट कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था विनिंग एज, तो उसके अंदर ही हमने ये सारी चीजें हम कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर। तो मैं अगर आप उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ आपको। ये देखो आज ही टेस्टिमोनियल्स आए हैं काफी बच्चों ने जो भेजा है हमें कि थैंक यू, डायरेक्टली इकोनॉमिक्स आईआर के क्वेश्चन, इन पॉलिटी के क्वेश्चन डायरेक्टली थे, गाइडेंस रेलिवेंस सबने ये, मतलब इतना बड़ा बड़ा मैसेज कोई नहीं लिखता है किसी के लिए, बस वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो उनका हार्ड वर्क, और प्लस हमने जो रेलिवेंसी की बात की, उनको टॉपिक आइडेंटिफाई करके दिए। तो आई एम ऑलवेज से कि पेपर जो यूपीएससी बनाएगा डिफरेंट बनाएगा बनाएगा, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या आपने वो एरिया पढ़ रखे थे, और फिर उसको वही बात हुई कि सब चीजें हुई, तो उसी की टेस्टिमोनियल है ये। और जो प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था वही है विनिंग एज प्रोग्राम, ठीक है ना, कि आपने पढ़ लिया उसके बाद क्या है, कैसे आपको, इसमें हम आपको क्या करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको पहले शेड्यूल बनाएंगे आपका, कि कैसे एक हफ्ते के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये जरूरी है कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपकी रिग्रेस आपकी टेस्ट प्रैक्टिस होती है उसके अंदर, प्री की भी और मेंस की भी। तो इस तरीके से विनिंग एज प्रोग्राम के अंदर हम कुछ क्लासेस भी लेते हैं, जो दिनेश सर ने ली, आशीष सर ने ली, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो यही प्रोग्राम है हमारा विनिंग एज, जो आपको एक विनिंग एज देगा फाइनली सिलेक्ट होने के लिए। और इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं यूपीएससी अखाड़ा ऐप के ऊपर, ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं 9310521990, जिसमें आपको हम अगेन यही कोशिश रहेगा कि रेलिवेंट स्टडी मटेरियल क्वालिटी सोर्स से सिंप्लीफाइड तरीके से बता पाए। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस अपनी जर्नी को लंबा मत करो, अगर आपको टाइम से गाइडेंस मिल जाती है तो मैं मानता हूँ 1 साल प्रिपरेशन का, और अगले साल प्रोसेस के अंदर 2 साल के अंदर पेपर क्लियर किया जा सकता है, अगर आप ढंग से उसको पढ़ोगे तो आई थिंक इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड सर। आशीष सर। मुझे देखो पता है क्या होता है, जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हम अपने आप को कितना ही यहाँ ब्रैग कर लें, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है सर कि हमारी जो क्वालिटी है ना, वो बोलने में नहीं है, वो स्टूडेंट्स को ना हमारे साथ, मैं कहता हूँ कि आप हमारे को एक बार ज्वाइन करके देखो। आपने ऑफलाइन कोर्स किए हैं, ऑनलाइन में पता नहीं कितने लोग क्या कुछ बन के आए हैं, एक बार आप आओ और आप डिफरेंस रियलाइज करोगे हमारी कमिटमेंट का, हमारी डिलीवरी का, हमारी क्वालिटी का। यहाँ पे अभी जो दिनेश सर बैठे हैं, दिनेश सर को 10 साल हो गए हैं सिर्फ कंटेंट को क्यूरेट करने में। मतलब कंटेंट में अगर इज एम आर की भी गलती होती है ना सर, इतने पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के और पॉलिटी के इतने विद्वाता हैं कि अगर हल्की सी भी गलती होती है ना हमसे भी, तो हमें भी टोक देते हैं।
फिर हमारे पास धीरज सर हैं जिन्होंने प्रीलिम्स में 130 प्लस की कट ऑफ निकाली है और आज वो सर्व कर रहे हैं इंडिया को। उनका जो मेंटल एप्टीट्यूड है ना, वो आप लोगों को, वो जो 10 साल उनके और 40 साल के साथ जो उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो नॉलेज लेवल है, इंटेलेक्ट लेवल, वो शेयर होता है। फिर विनय सर है जिन्होंने 10 साल तक मेंस लिखा है। ये अपनी प्रोफाइल को बड़ा बताने का नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट। पीपल आर नॉट कमिटेड। मैं आपको स्टूडेंट्स, आपको अपने आप को पाता हूं उस भीड़ में, जिस भीड़ में आप खड़े हो, और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन जब हम एक से एक जुड़ते हैं यहाँ पे, तो आज मुझे लगता है कि मैं अपने खुद के सपने को आपकी अपनी आंखों से, आपके जो सपने आप पूरा करते हो, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा सपना कहीं ना कहीं जो आईएएस बनने का था वो पूरा हो रहा है। और आपको बच्चों एक बात बोलता हूँ कि आप आईएएस बनते हो ना, सिर्फ दो ही लोगों को खुशी होती है, आपके पेरेंट्स को और आपके गुरु को। और मैं ऐसा गुरु हूं जो आपके सक्सेस में, आप किसी भी हाल में आए हो, वो हमारी गारंटी है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करें। इसी मैसेज के साथ मैं अपने बाकी साथियों को ये मंच देता हूँ जो कंटिन्यू करें। हाँ, थैंक यू आशीष सर। लास्ट वर्ड प्लीज दिनेश सर आपकी तरफ से। हाँ, तो स्टूडेंट, जैसा कि आशीष सर ने बताया और बाकी विनय सर और हमारे आईएफएस सर जो बताया इन्होंने, उस हिसाब से हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि हमारा पूरा कंटेंट, हमारी क्लासेस इसी डायरेक्शन में हो जो हमारा मोटो है। हम कहीं भी नहीं चाहते कि वो स्टूडेंट आ जाए, अपना टाइम पास कर ले और चला जाए। हमें भी सीरियस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। हम भी चाहते हैं कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी उसके साथ मेहनत करें। और हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं कि आपको वही चीज बताई जाए जो बहुत रिलेवेंट है। इसके लिए हम पुरानी साल के जितने भी पेपर्स हैं, यूपीएससी का ट्रेंड है, हर चीज को एनालिसिस कर रहे हैं। क्लास के दौरान भी हमने बताया कि यूपीएससी ने हिंट दे दिया है कि आपकी एलिमिनेशन काम नहीं आने वाली है, और यही हुआ इस बार। इसलिए आपको बहुत गहराई से हम पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा आपको प्रोडक्ट दे पाए। तो इसी के साथ मैं आपको विनय सर के वापस विनय सर को छोड़ता हूँ। थैंक यू सर। सर धीरज सर। आई थिंक जो अब तक विनय सर ने और आशीष सर ने या दिनेश सर ने बताया है कि फोकस क्या है, फोकस है रेलिवेंसी पे, फोकस है सिंप्लीफिकेशन पे, और फोकस है क्वालिटी पे। तो यही तीन चीजें यूपीएससी ने मेंस को इसी तरीके से डिजाइन किया, तीनों स्टेज को यूपीएससी ने डिजाइन ही इस तरीके से किया है। फर्स्ट थिंग कि आपको प्री में ऐसे ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ के जो सीमिंगली आपको लगेंगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछा है, बट दे दिस इज जस्ट एन एलिमिनेशन प्रोसेस, कि जहाँ पे वो केवल जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, ज्यादा सो कॉल्ड, उन्हें लग रहा है कि यस वो ऐसे कैंडिडेट चाह रही है, वो उन्हें मिले। आउट ऑफ 5 लाख 6 लाख यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग कि ओनली एंड ओनली 12,000 एंड 13,000 सिंसियर कैंडिडेट उन्हें मिले। वैसे ही 13,000 सिंसियर कैंडिडेट को वो मेंस लेके जाएगी, फिर वहां पे अगेन ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी जहां पे आपको 10 मार्कर में 3 पेज दे देगी, 15 मार्कर में 5 पेज दे देगी। बट यू हैव टू नो कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, और कितना क्वालिटेटिवली लिखना है। यूपीएससी की हैबिट है कि वो इंडिविजुअल को हर लेवल पे चेक करती है। अगेन जब इंटरव्यू आएगा तो अगेन दे आर गिविंग यू एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, बट यू मस्ट नो कि कहाँ पे रोकना है खुद को। और यही प्रोसेस है प्री मेंस और इंटरव्यू में। जब सीसेट का पेपर लोगों ने देखा इस बार तो उन्हें लगा कि ये क्या पेपर आ गया, लेकिन यूपीएससी ने अगेन ये चीज आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ी है कि वेयर यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, कि कहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ पे देखना है कि व्हाट वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। तो यही इसी चीज पे हम फोकस कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ को होन किया जाए, और जो रेलिवेंट और क्वालिटी, रेलिवेंसी एंड क्वालिटी, उस पर फोकस करके जो हमने इतने सालों में सीखा है, दैट वी वांट टू डिलीवर। दैट्स इट। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। अगेन मैं आपको बस ये रिमाइंड ही कर रहा हूँ कि आप अपने आप भी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन जब आपके साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं ना, तो आपके लिए वो टाइम और एफर्ट आपका कम हो जाता है। तो इसी के लिए हमारे प्रोग्राम है विनिंग एज, आप इसको ज्वाइन करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे आपका एफर्ट बड़ा कम हो जाएगा और आप सीधे रेलिवेंट चीजों को हिट करोगे। ये मैंने आपको शो भी किया है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू एवरीवन।